नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों की ये दूसरी क्लास है। हमने आपसे बोला था कि हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को दो पार्ट में कवर करेंगे। आप इन दोनों क्लासों को देखिए। मेरा आप लोगों से वादा है कि आपकी परीक्षा में संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यह मेरा आप लोगों से वादा है। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए चलने वाली क्लासों में जीके जीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज, हिंदी मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज, हिंदी मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज सीरीज, जीके जीएस परीक्षा वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण टॉपिकों की क्लास और यूपी जीके की क्लासेस, इन सभी क्लासों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपकी परीक्षा के लिए बनी हुई है। आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी परीक्षा में बहुत बेहतर करिए। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यह व्याख्या करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ के जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। और कार्यपालिका की जो शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन संघ का जो वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है? जब राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक प्रस्ताव होता है और इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले आपसे अक्सर पूछ लेता है 14 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं, उसकी सजा के स्वरूप को बदल सकते हैं और उसकी सजा को कम कर सकते हैं, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। और यह व्याख्या किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की व्याख्या करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति की व्याख्या करता है। जब संसद सत्र में नहीं होता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और तत्काल प्रभाव से किसी कानून की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, जो उस समय एक संसद के कानून के बराबर उसकी शक्ति होती है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 ये व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति विधि विषयक यानी कानून से संबंधित किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने से मना नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना ही होगा। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होने की व्याख्या करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इससे तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर पदासीन है वह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा। वह सिर्फ इसीलिए राज्यसभा का सभापति होगा क्योंकि वह उपराष्ट्रपति के पद पर पदासीन है। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। आगे देखिए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75 यह व्याख्या करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति
और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की व्याख्या करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहां से कई प्रकार के प्रश्न डाइवर्ट करके पूछे जाते हैं। क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, चुनाव किसका होता है? चुनाव लोकसभा सदस्यों का होता है। चुनाव किसका होता है? लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है और लोकसभा सदस्यों का चुनाव हो जाने के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उस पार्टी के सदस्य अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं और उसी बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के साथ साथ राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की व्याख्या करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कैसा पद धारण करते हैं? प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इससे पर्यंत से परे होता है राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। किसी भी विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और अंतिम रूप से जब वो राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसको अनुमति देंगे या नहीं देंगे, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 200 में है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखनी है कि अनुच्छेद 200 के ही तहत किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकते हैं। किसी भी विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया होता है, अगर राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए तो उसकी व्याख्या अनुच्छेद 200 में ही है। ठीक है। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बहुत आसानी से आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 123 के तहत कौन अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करते हैं। और अनुच्छेद 213 उल्टा पुल्टा कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 213 के तहत कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करते हैं। स्थिति वही है जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है, वहां संसद सत्र में नहीं होती थी, और यहां क्या होगा? विधानसभा सत्र में नहीं होती है। जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है और तत्काल प्रभाव से किसी कानून की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक। अगला प्रमुख अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। यह विधान परिषद की व्याख्या करता है। विधान परिषद एक ऐसा सदन होता है, यह राज्य का उच्च सदन होता है, यह राज्यों का उच्च सदन होता है। विधान परिषद ऐसा सदन होता है जिसको विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका सृजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सृजन किया जा सकता है और इसको समाप्त किया जा सकता है। इसको स्थापित किया जा सकता है और इसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसका विघटन नहीं होता है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं और राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषदें मौजूद हैं। ठीक है। याद रखिएगा, यहां से अक्सर प्रश्न बना देता है। एक बहुत शानदार और बहुत छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अटक यूपी बिहार में, अटक यूपी बिहार में क्या हो जाएगा? आ से आंध्र प्रदेश, टा है लेकिन आपको ता समझना है, ता से तेलंगाना, का से कर्नाटका, यूपी बिहार और मा से महाराष्ट्र। याद हो गया? ठीक है। आगे देखिए, अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर पूछा जाता है। धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक का निर्णय कौन करता है?
कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा अथवा नहीं, इसका निर्णय। और धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के बाद राज्यसभा धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो उसी स्थिति में, जिस स्थिति में लोकसभा ने धन विधेयक को पारित किया था, उसी स्थिति में इसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है और बजट से ही और वार्षिक वित्तीय विवरण का तात्पर्य बजट ही है। क्या होता है? राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष का आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे पटल पर रखवाता है और इसकी व्याख्या किसमें है? अनुच्छेद 112 में। और जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वही वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसे आम बोलचाल में बजट बोलते हैं। ठीक। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 ये व्याख्या करता है यदि संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों का क्या है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? इस संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? आहूत का तात्पर्य होता है बुलाना, लेकिन संविधान में जो शब्द लिखा है वो क्या है? आहूत। आहूत कौन करता है इसे? संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत यानी बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रमुख अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्याख्या करता है। क्या करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्याख्या करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करते हैं? भारत सरकार या संघ की सरकार या केंद्र सरकार जो भी परियोजनाएं चलाती है, जो भी खर्चे करती है, उन खर्चों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं खर्चा बराबर हुआ है या नहीं, या कागजों में ही हुआ है। तो इनको यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन यानी पब्लिक के मनी को, पब्लिक के धन का रक्षक कहा जाता है। रक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय यानी राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनकी रिट जारी करने की शक्ति की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? रिट जारी करने की शक्ति की व्याख्या करता है अनुच्छेद 226। आपको को मैंने बताया था अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। यही 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है और उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार क्षेत्र होता है, वो इन रिटों के अतिरिक्त भी रिट जारी कर सकता है। ये 5 तो जारी करता ही करता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और इसके अतिरिक्त भी जारी कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। ये मैंने जितने भी आयोग महत्वपूर्ण हैं, विशेष तौर पर संवैधानिक आयोग, उनको मैंने एक पेज में कर दिया है। अगर आप इनको आप एक बार देख भर लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? वित्त आयोग की व्याख्या करता है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष बाद किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष बाद किया जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। आपसे अक्सर पूछ लेता है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो एन के सिंह हैं। कौन है? एन के सिंह।
एन.के. सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और आयोग का कार्य क्या होता है? ये केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है। अगला प्रमुख अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसकी व्याख्या करता है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग भारत में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनावों को संपन्न कराता है। इनके चुनाव को संपन्न कराता है। ठीक है, इनके चुनावों को संपन्न कराता है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्याख्या करता है। इसकी स्थापना की बात करता है और इसके कार्यप्रणाली की भी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? अनुसूचित जनजाति आयोग की। अनुसूचित जाति आयोग की अनुच्छेद 338 और जनजाति आयोग की अनुच्छेद 338 का। ठीक है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की व्याख्या करता है। राजभाषा आयोग की स्थापना की बात करता है। महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 350 क्या करता है? अनुच्छेद 350 ये व्याख्या करता है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होगी उस शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाएगा। शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की मातृभाषा, कर्नाटक में है तो कर्नाटक की मातृभाषा, उड़ीसा में है तो उड़ीसा की मातृभाषा। मतलब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो मातृभाषा में है। और इसकी व्याख्या कहां है? अनुच्छेद 350 का में है। ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है यदि देश में या देश के किसी हिस्से में युद्ध की स्थिति बनी हुई है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ऐसी स्थिति में कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला है अनुच्छेद 356। ये राज्य आपातकाल की बात करता है। राज्य आपातकाल क्या होता है? इसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और यह व्याख्या करता है अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा है या संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? संविधान में जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के प्रारूपों के आधार पर होते हैं। ठीक। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243I। 243I राज्य वित्त आयोग की बात करता है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात करता है और उसकी कार्यप्रणाली की बात करता है। अभी हमने जिस वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में पढ़ा था ये उससे अलग है। ये उससे अलग है। वो वित्त आयोग अलग है और ये वित्त आयोग अलग है। अनुच्छेद 243 के ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। अभी हमने जिस निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 में पढ़ा था ये निर्वाचन आयोग उससे अलग है। ये वित्त आयोग भी उससे अलग है और निर्वाचन आयोग भी अलग है। ये राज्य वित्त आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग है। इनका जो आधार है, इन दोनों का आधार 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन है? 73वां संशोधन है। जिसे किससे संबंधित है? यह पंचायतों से संबंधित है।
किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, और यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है। और इन्हीं पंचायतों का नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए, नियमित रूप से उनकी धन की व्यवस्था करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग और एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की क्लास थी। मेरा आप लोगों से वादा है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों की पहली क्लास जो मैंने आप लोगों को पहले प्रोवाइड कराई थी, और ये आज की क्लास, इन दोनों क्लासों को आप देख लीजिए। आपका संविधान के अनुच्छेदों से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।